किसी भी देश का भविष्य उस देश के स्टूडेंट्स पर निर्भर करता है, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है उस देश के भविष्य पर जब उस स्टूडेंट का ही भविष्य खतरे में हो। और आजकल भारत में सिलेबस के लिए स्टूडेंट प्रिपेयर करे या सिस्टम से लड़ने के लिए, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के लिए सामने इतनी बड़ी चुनौती आ गई है कि वो पढ़ाई करे या सिस्टम से लड़ाई करे। बिल्कुल, मतलब सिस्टम वर्सेस सिलेबस हो चुका है। स्टूडेंट को ये सोचना पड़ रहा है कि भाई मैं जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ वो एग्जाम आखिरी तक हो पाएगा, मतलब रिजल्ट आना तो बड़ी दूर की बात है, ये एग्जाम कंडक्ट हो पाएगा नहीं। अगर एग्जाम कंडक्ट हो भी गया तो ये कॉपी चेक होगी, सही सलामत से कॉपी चेक होगी, उसके बाद रिजल्ट बनेगा, उसके बाद उसका नाम उसमें आएगा, फिर पूरी प्रक्रिया होगी, मतलब जिस एग्जाम के लिए बैठ रहा था वो फाइनल तक जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। तो स्वागत है आप सबका इस पॉडकास्ट में, जिसमें प्रवीण मिश्रा के साथ मैं सैयद आमिर हुसैन आज बात करेंगे इन पेपर लीक्स के बारे में और पिछले 10 साल में ऐसे कई बड़े रिक्रूटमेंट स्कैम्स और बड़े एजुकेशनल स्कैम्स के बारे में जो कि आजकल हमारे स्टूडेंट्स की क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत ही बड़ा धब्बा बन गए हैं। मतलब उनको ये समझ में नहीं आता है स्टूडेंट्स को कि कैसे क्या किया जाए कि इन पेपर लीक से बचा जा सके। पिछले 10 सालों के ऐसे कई बड़े केसेस जो कि हमारे सामने नीट के साथ साथ ऐसे कई और एग्जाम भी हैं, जैसे कि नौकरी पाने के लिए यूजीसी नेट एग्जाम, एसएससी एग्जाम, व्यापम स्कैम, कैश फॉर जॉब स्कैम और ऐसे कई बड़े घोटालों के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में क्या कहा है ये भी हम बात करेंगे। 2024 के नए एंटी पेपर लीक लॉ के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि स्टूडेंट अनसर्टेनिटी में क्यों जी रहा है। द स्केल ऑफ दिस क्राइसिस इज मैसिव। तो सबसे पहले हम डेटा को देखते हैं और आखिर ये पेपर लीक की प्रॉब्लम है कितनी बड़ी ये समझने की। बिल्कुल, ये पेपर लीक की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपको डेटा बताऊंगा तो आप भी महसूस करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। क्योंकि मैं आपको बस पिछले 10 सालों का डेटा बता रहा हूँ। पिछले 10 सालों में 80 से भी ज़्यादा पेपर लीक एलिगेशन के मामले सामने आए हैं और इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की रिपोर्ट है वो ये बताती हैं कि इनमें से 89 ऐसे पेपर लीक के केसेस दर्ज हुए हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा डेटा ये है कि उनमें से जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनमें से केवल 48 पेपर्स का री एग्जामिनेशन कराया गया है। मतलब हम मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि इस पेपर लीक से लगभग करोड़ों से भी ज़्यादा छात्र प्रभावित होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है आपसे कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है या नहीं। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये रिक्रूटमेंट सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर है और किसी भी स्टेज पर लीक एलिगेशन सामने आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा विवादों से जुड़े स्टेट्स जो हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट बंगाल और यहाँ तक कि बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का नाम भी सामने आता है। तो ये बहुत ही बड़ा मसला बन चुका है एक कंपटीशन का या सिस्टम फेलियर से कंपटीशन का। तो हम इन दोनों को इंक्लूड करके ये बता सकते हैं आराम से कि भाई ये कंपटीशन वर्सेस सिस्टम फेलियर है। और ये क्यों है उसके पीछे का भी एक बड़ा आंकड़ा है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आंकड़े ये बताते हैं कि नीट यूजी 2024 में लगभग 24 लाख स्टूडेंट बैठे, मतलब 24 लाख छात्र उस एग्जाम के लिए बैठे थे। इसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 2024 में वो भी हुआ था। अब यूपी जैसे बड़े राज्य में अगर यूपी पुलिस की वैकेंसी आती है तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और मैं आपको बताऊं कि उसमें 48 लाख से भी ज्यादा एप्लीकेंट्स अप्लाई किए थे। इसके बाद सबसे बड़ा एग्जाम जो माना जाता है नौकरी पाने के लिए, मतलब पूर्वी भारत के लिए तो सबसे बड़ा वरदान माना जाता है एसएससी। मतलब पूर्वी भारत के लोग तो बढ़ चढ़ के इसमें छात्र इसमें हिस्सा लेते हैं। तो एसएससी तो इतने बड़े दायरे में कराया जाता है कि उससे करोड़ों छात्र प्रभावित हुए थे। उसके अलावा रेलवे के साथ भी ऐसा हुआ, आरआरबी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें भी करोड़ों से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए। बिल्कुल, लाखों सीटों पे कई करोड़ों एप्लीकेशंस को इसमें मुश्किल आई है काफी। मतलब मैं आपको बताऊं ना, ये एक्सट्रीम कंपटीशन क्रिमिनल मार्केट बन चुका है। ये सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया है, एक नेटवर्क इस सिस्टम को पूरे हाईजैक कर लिया और हमारा सिस्टम उससे लड़ नहीं पा रहा। तो बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि जहां कंपटीशन करोड़ों लोगों के बीच है, हाँ, वहां करोड़ों रुपए लगते हैं तभी इंसान पास हो। बिल्कुल, मतलब अगर अब मैं आपको आगे कुछ आंकड़े बताऊंगा ना कि जैसे कुछ नीट यूजी का हो गया फिर या फिर जो भी एग्जाम्स हुए उनमें पर सीट कितने पैसे चलते हैं, मतलब करोड़ों लाखों में सीटें बिकती हैं वहां पे। अगर आपके पास पैसा है तो आप वो चीजें खरीद सकते हैं। गरीब का बच्चा अगर पढ़ लिख के वहां तक पहुंच पा रहा है तो अमीर का बच्चा उन पैसे के दम पे वहां तक पहुंच रहा है, आसानी से पहुंच रहा है। ये रिकॉर्ड्स बताते हैं। तो आइए पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पेपर लीक जो है ये क्राइम कैसे बनता है, उसके बाद आएंगे हम इसमें। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा क्राइम है क्योंकि पेपर लीक का मामला सिर्फ चीटिंग नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला है। बिल्कुल, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो डेफिनेटली है। प्रवीण, क्यों ना आप हमें कुछ ऐसे सेक्शंस बताएं जो कि इस मामले में, मतलब ऐसे चीटिंग के मामलों में हमारे सामने आते हैं। अब देखिए, इसमें जो कॉमन लीगल सेक्शन यूज किए जाते हैं उसमें मतलब मैक्सिमम आईपीसी, मतलब जो अभी बीएनएस हो गया है उसी से यूज किए जाते हैं।
पहला ऑफेंस जो होता है उसमें ये माना जाता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दूसरा चीटिंग मानी जाती है, तीसरा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाता है, चौथा थेफ्ट मानी जाती है, पांचवा फॉर्जरी मानी जाती है। उसके अलावा एक और भी है, फेक डॉक्यूमेंट यूजेस का भी जो ऑफेंस है वो भी इस पे लागू होता है। इसके अलावा मेरे ख्याल से आईटी एक्ट के कुछ सेक्शन हैं जो ऑनलाइन चीजों से बिल्कुल आईटी एक्ट को इसमें इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि अभी जो पिछले 3-4 सालों में आप देख रहे हैं पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, वो वाया व्हाट्सएप, ईमेल, ये टेलीग्राम, इन सभी का यूज करके उसको किया गया है। इसलिए आईटी एक्ट को वहां पे लाया गया। आईटी एक्ट का सेक्शन 66D इन सभी चीजों से डील करता है, साइबर फ्रॉड से, इंपर्सनेशन से और ऐसे कई सारे डिजिटल चीटिंग नेटवर्क से ये 66D नाम का सेक्शन डील करता है। क्योंकि अब पेपर लीक का मामला है ना, आज के जमाने में सिर्फ फिजिकल कॉपी तक नहीं रह गया, वो डिजिटल कॉपी में ही हो रहा है जो भी हो रहा है। अभी जो अब नीट यूजी 2026 का पेपर लीक का मामला सामने आया है, ये वाया व्हाट्सएप और टेलीग्राम से ही सर्कुलेट किया गया है इसे। इसके अलावा कुछ केसेस आते हैं जिसमें इनक्रिप्टेड पीडीएफ्स बनाए जाते हैं, मतलब पासवर्ड डाल के वो पीडीएफ खुल जाएगा। कई फेक वेबसाइट्स बनाई जाती हैं और रिमोट सॉल्वर सिस्टम भी होते हैं। प्रवीण हमें बताइए रिमोट सॉल्वर सिस्टम क्या होता है? अब रिमोट सॉल्वर सिस्टम का मतलब ये है ना कि इसमें एक सॉल्वर गैंग पीछे से काम करती है, वो पूरी टीम बैठती है। अब इनका भी एक टीम होती है ना जो चीटिंग कराते हैं, जैसे जो पेपर लीक कराते हैं, इनकी भी एक प्रॉपर टीम होती है। एक टीम तो ये करती है कि वो पेपर का वहां से लाती है, क्वेश्चंस लाती है। दूसरी टीम जो पीछे बैकएंड पे काम करती है, जो सबसे बड़ा काम करती है उसमें, वो होती है सॉल्वर गैंग। सॉल्वर गैंग का काम क्या होता है कि वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर देती है। क्योंकि भाई अगर आप बच्चे को किसी को 20 मिनट पहले या 1 घंटे पहले भी कोई क्वेश्चन पेपर दे रहे हो तो उतनी तेजी से सॉल्व करके मगअप नहीं कर पाएगा सारे आंसर्स को कि वहां जाके करना क्या है। तो सॉल्वर गैंग का काम यही होता है कि वो पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करके देता है, उनको क्वेश्चन आंसर दोनों दे देता है। फिर वो आसानी से स्टूडेंट क्या होता है कि वो मगअप करके जाता है, फटाफट करके चला आता है। खैर ये पेपर जितने महंगे बेचे जाते हैं, सॉल्वर गैंग का होना तो मेरे ख्याल से जरूरी है, क्योंकि अगर कोई बच्चा इतने लाखों में पैसे देता है तो उसके सामने पूरे जवाब तो आने ही चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि ये सॉल्वर गैंग और जो पेपर निकालते हैं, ये ना इस पूरे कॉन्स्पिरेसी के छोटे से एलिमेंट हैं। इसमें जो पीछे से जो काम कर रहे हैं लोग, अब मुझे तो नहीं समझ में आता, मुझे तो लगता है भाई इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि एक बड़ा सिस्टम काम करता है। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम से और जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है उनसे बड़ा कुछ नहीं होता है। वो एक बड़ी बॉडी, जैसे एनटीए को ही ले लें, एक बड़ी बॉडी है, तो उससे अगर कोई नेटवर्क आसानी से लड़ पा रहा है, उनके सिस्टम को आसानी से भेद पा रहा है, तो समझिए वो कितना बड़ा नेटवर्क है कि उनको वो भेद पा रहा है। बिल्कुल, और ये एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी की तरह फंक्शन करता है। मैं तो कहूंगा प्रवीण कि इसमें आप जब रेट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई आम पैसों की बात नहीं हो रही है, कई लाखों में डील की जाती है। बिल्कुल, नीट 2024 की एक सीट 30 से 50 लाख रुपए की बिकी है। और ये डेटा आप जो बता रहे हैं ना, ये डेटा फैक्ट है क्योंकि ये कई न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट किया इसको, और रिपोर्ट ये 24 का डेटा है भाई। इसमें मतलब पुलिस के बयान होते हैं, उनके बाद ये रिपोर्ट्स किए गए हैं, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि इतनी महंगी सीटें बिकती हैं और लोग आसानी से इसको खरीदते हैं। और अभी नीट 2026 में, क्योंकि डेटा शायद पूरा बाहर नहीं आ पाया है, तो लगभग 10 से 25 लाख रुपए बताया जा रहा है एक सीट का दाम। ऐसे ही अब स्टेट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं कई, उसमें 5 से 15 लाख रुपए की एक सीट मिल जाती है। और टीचर रिक्रूटमेंट में 3 से 10 लाख रुपए औसतन एक सीट के लिए खर्च करना पड़ता है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर के तौर पर कि आप इससे ना समझें कि मैं आपको यहाँ पे बैठ के कुछ सीटों का रेट बता रहा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये लीगली वेरीफाइड चीज़ें नहीं है। लेकिन मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि ये जो भी हम आंकड़े बता रहे हैं, ये पुलिस रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता रहे हैं, जिसे आमतौर पे भाई आप भी अगर मार्केट में हैं तो मतलब स्टूडेंट मार्केट्स में हैं तो स्टूडेंट के बीच में बात होती है कि भाई क्या चल रहा है, अभी कैसे चल रहा है, तो वो बताते हैं कि अरे नीट यूजी का जो एग्जाम हुआ है उसमें एक सीट के लिए 25 लाख रुपए दे रहे हैं। तो हम बेसिकली आपको वो समझाना चाह रहे हैं, मार्केट का जो सिनेरियो है, जो अभी क्राइटेरिया जो सेट कर रखा है इन फ्रॉड्स ने, वो हम आपको समझा रहे हैं। तो ये पैसे भले ही एक्यूरेट ना हो पूरी तरह से, कई बारी ज्यादा या कम भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली बात यहाँ पे ये आती है कि स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है, जो उनका भविष्य है, वो नीलाम किया जा रहा है। हाँ, ऑक्शन हो रहा है। बिल्कुल, और ये सबसे डेंजरस बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और अब हम आते हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े पेपर लीक केसेस पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बात करेंगे सबसे पहले व्यापम स्कैम के। मध्य प्रदेश का मामला। मध्य प्रदेश का व्यापम स्कैम जो है वो हिंदुस्तान के सबसे मशहूर रिक्रूटमेंट स्कैम में से एक बना। इसके कुछ कई आंकड़े हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। 2007 से 2013 के बीच में ये स्कैम हुआ। इसमें लगभग 13 मेजर एग्जाम जो हैं वो इसके घेरे में आए। 2000 से ऊपर लोगों की इससे पूछताछ की गई है। मल्टीपल पॉलिटिशियंस यानी कई पॉलिटिशियंस को और कई ऑफिशियल्स को इन्वेस्टिगेट किया गया है। 2015 में ये मैटर सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया था।
अब ये बहुत ही खराब बात है इसमें, जो कि एक मतलब रहस्यमय मौतों के बारे में जो बात है, प्रवीण क्यों ना आप हमें इस बारे में बिल्कुल। बताएं। अब ये इसमें मौतें ना इसलिए एक रहस्यमयी कहानी के तौर पे सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि भाई इस मामले को सीबीआई ने जब 2015 में टेक ओवर कर लिया, उसके बाद भी अगर 40 लोगों की मौत होती है और सीबीआई उस चीज का पता नहीं लगा पाती है, तो हम इसको रहस्यमयी कहानी ही कहेंगे। बिल्कुल। और इससे हम ये जो पहले आपसे बता रहे थे ना, इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है कि 40 लोगों की रहस्यमयी मौत होती है और इतना बड़ा पेपर लीक होता है। मतलब 18 से ज़्यादा एग्जाम्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद भी इस नेटवर्क को हमारा सिस्टम नहीं पकड़ पा रहा है, मतलब उसके बाद भी हम इससे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। भाई 2007-13 की कहानी है, 2026 आ गया, अभी तक वो कहानियां रिपीट होती रही हैं। तो अब ये मतलब चीटिंग का नेटवर्क नहीं रह गया, ये एक इंस्टीट्यूशनल करप्शन बन गया एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल। ये इंस्टीट्यूशन बन चुका है ना, चीटिंग का जो नेटवर्क है एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है कि हर एग्जाम्स में वो काम कर जा रहा है अपना, तो हम इसे वही कहेंगे। अब 2 साल बाद आते हैं हम एक और एग्जाम पे, 2015 में। 2013 में पकड़ा गया व्यापम स्कैम, 2015 में हुआ AIPMT। बिल्कुल। हुआ क्या यहाँ पे, हिडन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का यूज किया गया, मतलब छुपा छुपा के लोग गैजेट्स लेके गए, उसका इस्तेमाल करके सॉल्वर गैंग के थ्रू आंसर निकाले गए, सॉल्वर गैंग का नेटवर्क एक्सपोज किया गया और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन भी लिया। एक पूरा एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया 2015 में, री एग्जामिनेशन ऑर्डर किया गया पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में, जिससे लगभग 6.5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं। और ये भारत की जुडिशियल हिस्ट्री में एग्जामिनेशन फ्रॉड पर पहली और सबसे बड़ी इंटरवेंशन में से एक माना जाता है। इसके बाद एग्जाम आता है SSC CGL 2017। प्रवीण हमें बताइए इसके अब SSC CGL एक ऐसा एग्जाम होता है जिसके जरिए मतलब आप समझिए कि ग्रेड बी के लगभग अफसर चुने जाते हैं। बिल्कुल। मतलब इतने बड़े पद पे जो आदमी जाके बैठेगा वो भी श्योर नहीं है कि जो एग्जाम देगा वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, उसमें कितनी धांधली होगी, उसका अंतिम रिजल्ट आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, उसकी नियुक्ति हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मतलब छोटे एंट्रेंस एग्जाम तक तो बात सीमित थी, ठीक है, आप नहीं उसको कर पा रहे थे। मतलब ये नेटवर्क इतने बड़े हैं कि ग्रेड बी के ऑफिसर्स के चयन तक ये पहुंच जा रहे हैं, मतलब कि आप पैसे के दम पर ग्रेड बी के ऑफिसर तक बन सकते हैं। बिल्कुल। और हजारों लोगों ने इसके खिलाफ जो है वो मोर्चा उठाया, प्रोटेस्ट किया दिल्ली में। एलिगेशंस लगे कि पूरा सिस्टम ही हैक कर लिया गया था, ये एलिगेशन लगे कि आंसर सर्कुलेट किए जा रहे थे पूरे में। SSC स्कैम जो है वो पूरे देश में एक ट्रेंड की तरह चला कि SSC में इतना बड़ा स्कैम हुआ है। इस कंट्रोवर्सी ने सेंट्रल रिक्रूटमेंट सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा गंभीर सवाल उठा दिया था। अब इसके बाद हुआ CBSE 2018 का पेपर लीक। मुझे याद आ रहा है कि आप भी उसके वो हाँ, मैं भी इसका शिकार बना था भाई। मैं अपनी क्लास 12th का इकोनॉमिक्स एग्जाम दे रहा था, जो कि मुझे दूसरी बार ही लिखना पड़ा था। क्लास 10th का मैथमेटिक्स एग्जाम भी जो है वो दोबारा से कंडक्ट कराया गया था, उसका भी री एग्जामिनेशन हुआ था। लाखों स्टूडेंट्स इससे अफेक्ट हुए थे। कॉलेज एडमिशंस का टाइम था, एक बहुत ही मतलब एक भयंकर स्ट्रेस का टाइम। जी बिल्कुल, स्ट्रेस का टाइम चल रहा है। और आप उस समय सोचिए कि आपको बता दिया जाए कि आपका एक री एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि आंसर व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर दिए गए थे पहले से ही। CBSE जैसी एक पुरानी बॉडी जो कि एग्जाम सालों से कराती आ रही है, अगर उसके एग्जामिनेशन पेपर्स इतनी आसानी से लीक हो सकते हैं और स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ फिर इतना बड़ा खेल हो सकता है। इसके बाद एक और एग्जाम था 2021 का राजस्थान रीट एग्जाम, जो कि टीचर सिलेक्शन के लिए होता है। उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। 16 लाख से ऊपर कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, पेपर एग्जाम से पहले ही लीक हो चुका था। SOG और ED की इन्वेस्टिगेशन हुई, करोड़ों के एक्सचेंज के बारे में पता चला। इस मामले में टीचर रिक्रूटमेंट सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पर एक बड़ा सवाल उठाया। अब आते हैं हम BPSC पे। अब समझिए, अब BPSC की अगर आप बात करें, अब BPSC मतलब किसी स्टेट के लिए जो वहाँ की कंडक्टिंग बॉडी होती है, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी होती है, सिलेक्शन बॉडी होती है, वो सबसे बड़ी बॉडी मानी जाती है वहाँ की। अब जैसे यूपी के लिए UPPSC हो गई, यहाँ वैसे ही बिहार के लिए BPSC होती है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। उसका काम होता है कि जैसे जो बड़े पोस्ट हो गए BPSC के जरिए, SDM हो गए, तहसीलदार हो गए, नायब हो गए, मतलब ज्यादातर रेवेन्यू ऑफिसर्स। हाँ, जो बड़े अफसर्स होते हैं वो BPSC के थ्रू जाते हैं। तो अब ये स्कैम समझिए कि अगर यहाँ भी अगर ये स्कैमर्स वहाँ पे सफल होते तो वहाँ भी पैसे दे के लोग SDM बन जा रहे हैं, लोग तहसीलदार बन जा रहे हैं। मतलब कि पूरा सिस्टम हाईजैक हो रहा है। समझिए कि कोई पैसा दे के आदमी उस पोस्ट पे बैठा है तो वो सिस्टम हाईजैक्ड सिस्टम है ना। और केवल 4 साल पहले सोचिए पूरा एग्जाम कैंसिल कराया गया। बिल्कुल,
पूरा एग्जाम कैंसिल कराया गया। इसमें ये हुआ था कि इसमें जो सेंटर्स अलॉट होते हैं वो कैंडिडेट्स को पहले ही पता चल गए थे। अब ऐसा अमूमन होता नहीं है बड़े एग्जाम्स में कि आपको सेंटर्स मतलब थोड़े दिन पहले पता लगते हैं। यहाँ पहले से पता था कि भाई आप जाके अपना सब कुछ सेट कर लो, जैसे जो कर पाते हैं, जो उसकी नेटवर्किंग है चीटर्स की वो वहां तक पहुंच चुकी थी। बिल्कुल। तो ये है, मतलब आप समझिए कि अगर बीपीएससी के थ्रू कोई पैसा दे के आदमी सेलेक्ट हुआ, इनकी नेटवर्क काम कर गई, चीटर्स का नेटवर्क काम कर गया, वहां तक आदमी पहुंच गया, पोस्ट तक आराम से सिलेक्शन ले लिया, तो अब समझिए कि ये सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो हाईजैक हो चुका। अब वो हाईजैक्ड सिस्टम अगले आने वाले 60 सालों तक काम करेगा, क्योंकि 60 साल तक वो आदमी रिटायर नहीं होगा जब तक वो 60 साल का नहीं होगा। 30 साल का सिलेक्शन लिया तो 30 साल तो सर्विस में रहेगा, तो 30 सालों तक जहां जहां वो जाएगा वहां वहां हाईजैक्ड सिस्टम काम करेगा। तो समझिए वो योग्य आदमी वहां तक नहीं पहुंच रहा है, अयोग्य इंसान वहां तक पहुंच रहा है। वही बात है कि मेरिट पे इंसान पहुंच ही नहीं पा रहा है आगे। यही हमें दिखाई देता है वेस्ट बंगाल के एसएससी स्कैम में। वेस्ट बंगाल का जो एसएससी का स्कैम है उसमें इरेगुलरिटी सामने आती है। यहाँ पे कैश फॉर जॉब्स किया गया, यानी कि सीधा सीधा पैसा लिया गया और नौकरी दे दी गई। ईडी ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करी, 50 करोड़ से अधिक कैश पकड़ा, काफी सारे पॉलिटिशियंस यानी काफी सारे नेताओं से पूछताछ की गई, हजारों अपॉइंटमेंट्स पर सवाल उठाए गए और इस मामले ने रिक्रूटमेंट करप्शन और पॉलिटिकल नेक्सस के एलिगेशंस को एक डिबेट बना दिया। यानी बहुत बड़ी बात है कि इसमें पॉलिटिशियंस एक्टिवली इन्वॉल्व पाए गए हैं। अब इसमें तो आप समझिए कि पाए गए, पकड़े गए, अब ये पर्दाफाश हुआ इसलिए पाए गए, लेकिन आप समझिए जिन मामलों में नहीं पकड़े जा रहे हैं लोग, जिनमें नेटवर्किंग का वो नहीं हो पा रहा है, डिस्ट्रक्शन की भाई वो कौन लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामलों में से है नीट यूजी 2024, जो कि बहुत ही बड़ा एग्जाम और काफी बड़े लेवल पे सिस्टमैटिक फेलियर ये ऐसा मामला था ना जो जिसने देश को बांट दिया। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ बांट दिया क्योंकि जब ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई नेशन वाइड तो हम री एग्जामिनेशन नहीं करा सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स का डिमांड था कि इस एग्जाम को री एग्जामिनेशन इसका कराया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सारे सेंटर्स पे ऐसे सुनने को नहीं आया कि ऐसा कुछ हुआ है, इसलिए हम इसको नेशन वाइड तो री एग्जामिनेशन के लिए अलाउ नहीं करेंगे। उसने कुछ सेंटर्स पे कह दिया कि यहाँ पे री एग्जामिनेशन होगा। तो अब डिवाइड यहाँ लोग इसलिए हुए कि जिस सेंटर्स पे लोग थे उन्हें लग रहा था कि उनके यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां कंसीडर नहीं किया किसी वजह से, तो अब उनके और इनके बीच में वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो वहां से हुआ। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की गलती नहीं है, अब इसमें यहाँ पे फिर से उसी की गलती है एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी की, कि आपने पहले से उसको नजर नहीं बनाए रखा। इतना बड़ा एग्जाम है, इतने बड़े मतलब 20-25 लाख स्टूडेंट्स अगर वहां पे बैठ रहा है, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए कि आप अच्छे से कराएं। मैं बताऊं कि मुझे पता है, मैंने देखा था 1-2 एडमिट कार्ड्स देखे थे इतने बड़े एग्जाम्स के, उसमें लिखा गया कि भाई आप लूज पैंट पहन के आओ, आप शूज नहीं पहन सकते हैं, आपके पैंट में ज्यादा पॉकेट्स नहीं होने चाहिए, डिजिटल वॉच नहीं होने चाहिए। मतलब आप एक स्टूडेंट को मॉनिटर अच्छे से कर रहे हो कि स्टूडेंट का एग्जाम देने जा रहा है, उसी को आप मॉनिटर कर रहे हो, जबकि वो खुद अवेयर है अपने भविष्य को लेके। भाई वो पढ़ लिख के जा रहा है 2 साल 3 साल तैयारी करके, आप उसको मॉनिटर कर रहे हो, आप उसको हाईजैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हो कि आप अच्छे से आओ। चलो वो मान रहा है उस बात को, लेकिन जो उसके पीछे का नेक्सस काम कर रहा है, नेटवर्क काम कर रहा है, उसमें आप बिल्कुल असफल हो और बार बार असफल हो रहे हो। आपने अभी बताया ना व्यापम 2007 2013, मतलब 10-15 सालों से कुछ होता आ रहा है और आप सेम पैटर्न। अब सबसे बड़ी बात आमिर ये है कि ये सेम पैटर्न पे होता आ रहा है। जो भी पेपर लीकेज के मामले हो रहे हैं ना, वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे होते आ रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही चलता जा रहा है, बिल्कुल कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि इसका सीधा सीधा एक पैटर्न है पेपर लीकेज का, इसका कुछ अलग से पैटर्न नहीं होता कि कुछ इस बार भाई अमेरिका ने करा दिया, इस बार सऊदी अरेबिया ने करा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे यहीं का नेटवर्क काम कर रहा है, यहीं का नेटवर्क उसको बार बार लीक कर रहा है, और हमारा सिस्टम इतना बड़ा इस मामले में फेल है कि इसको बिल्कुल भेद नहीं पा रहा है, और ये नेटवर्क लगभग 10-15 सालों से लगातार सफल होता आ रहा है। और यहाँ पे ये हुआ था 2024 में कि कई बच्चों के, मतलब काफी सारे बच्चों के पूरे नंबर आ गए थे, 720 में से 720 नंबर आ गए थे। कई लोगों को मतलब ग्रेस मार्किंग दी गई थी इस पेपर में, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल बन गया था, जो कि एक काफी मतलब बड़ा मामला बन गया था। इसमें एलिगेशंस लगाए गए, काफी सारे बिहार में अरेस्ट हुए हैं, क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट किया गया है, ग्रेस मार्क्स पे तो कंट्रोवर्सी उठी ही थी, टॉपर के क्लस्टर्स बन गए थे, मतलब एक सेंटर से कई टॉपर निकल के आ रहे थे, तो जिससे कि सॉल्वर गैंग एलिगेशन भी लगी कि सॉल्वर गैंग इसमें इन्वॉल्व होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इसमें कहा था कि पेपर लीक जो है वो डिस्प्यूट नहीं है, नेशन वाइड री एग्जामिनेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी एक बच्चे के साथ भी अनफेयर हुआ है, तो क्यों नहीं पूरे देश के बच्चों के साथ फिर दोबारा एग्जामिनेशन कराई जाए? बिल्कुल भाई, हर बच्चे का अपना एक व्यक्तिगत सपना है ना, हर व्यक्ति का एक अपना व्यक्तिगत परिवार है। तो अब 4 परिवार के लोग एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, एक बच्चे के सपने से जुड़े हुए हैं, तो अगर 4 लोगों के साथ भी अनफेयर हो रहा है, तो
जस्टिस हमारा क्या है कि भाई 10 लोगों के साथ फेयर हो रहा है लेकिन एक आदमी के साथ अनफेयर हो जा रहा है, तो वो जस्टिस नहीं है। वो जस्टिस नहीं है। और बिल्कुल। यहाँ पे वही हो रहा है। तो इसमें जुडिशरी का वो रोल नहीं है ना कि भाई जुडिशरी कितना मॉनिटर करेगी। इसमें तो भाई इसीलिए तो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी होती है कि आप ढंग से कराएं, लेकिन आप लगातार उस चीज में फेल होते आ रहे हैं। आप भाई नीट यूजी 2024 का हुआ, 25 में भी आप ढंग से नहीं करा पाए, उसमें कुछ क्वेश्चन पेपर्स को आपने पता नहीं कैसे मॉडल कर दिया, 2026 का भी आपने ऐसा कर दिया। मतलब 2026 में एक बार एग्जामिनेशन, भाई आप समझिए कि नीट का और ये जेई के लिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब इसमें 17-15 साल से लेके 21-22 साल तक के बच्चे होते हैं। अब उनका मानसिक संतुलन आप समझिए 15 साल के बच्चे का, एक 18 साल के बच्चे का क्या होता होगा कि जब वो 3 साल पढ़ के किसी एग्जाम के लिए बैठे और उसका वो सपना है, वो उसी से वो अपना कैरियर, उसी सपना वो जीवन आगे बढ़ाना चाहता है। और वहीं पे अगर आपको पता लगे कि चीटिंग करके कोई बच्चा पैसे देके आगे निकल गया आपसे, तो बच्चे का तो मोरल संतुलन देखिए ना। अभी एक बार कोई एग्जाम दे के बैठा बेचारा बच्चा, फिर से उसको कहा जाए दोबारा देना है, तो वो किस उसका मेंटल स्टेट समझिए कि वो कैसे प्रिपेयर करेगा कि भाई हमें फिर से उसी अग्नि परीक्षा से गुजरना है, मुझे फिर से वही करना है जो हम जिस चीज के लिए हमने 4 साल पढ़ा, अब वो चीज मुझे फिर से करनी है। तो मतलब और अब आते हैं हम 2024 के कुछ बड़े आंकड़ों पे। बिल्कुल 155 बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया गया है। लीक को लोकलाइज्ड माना गया, लेकिन फिर भी सीबीआई प्रोब ऑर्डर किया गया कि सीबीआई को इस मामले में जांच करनी चाहिए। लेकिन 2024 में उसी साल, एक साल भी पार नहीं हुआ था, 2024 के यूजीसी नेट में फिर से पेपर लीक हुआ, एग्जाम कैंसिल कर दिया गया 24 घंटे के अंदर। 9 लाख से ऊपर कैंडिडेट्स को इफेक्ट आया इसका। 9 लाख बच्चे जो कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उनकी जिंदगी पे इफेक्ट आया क्योंकि 24 घंटे में पेपर कैंसिल कर दिया गया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फिर से इनिशिएट की गई, लेकिन इन इन्वेस्टिगेशंस की आगे की रिपोर्ट जो है वो किसी को नहीं बताई जाती है कि उसमें आगे क्या हो रहा है। हाँ, अब देखिए इसमें ना, मैं तो एक तो ये जैसे एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज हैं, उनके अलावा जांच एजेंसियों को बड़ा जिम्मेदार मानता हूँ कि चलिए ठीक है, वो अपने काम में थोड़ा, अगर एक एजेंसी असफल रही, जो कंडक्टिंग बॉडी है वो असफल रही, तो जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। आपने बड़े बड़े करप्शन का पर्दाफाश किया है, आपने बड़े बड़े नेताओं को, पेपर लीक स्कैंडल, बड़े बड़े नेताओं को अपने झंडे तले ला दिया, लेकिन आप एक पेपर लीक को, मतलब जो सालों से होता आ रहा है, आप समझिए 2015 में दिया गया, व्यापम का सीबीआई को सौंपा गया, वहां से लेके यहाँ तक 2015 से 26 आ गया, मतलब समझिए 11-12 सालों का टाइम लगभग लग गया है। सीबीआई का कोई भी व्यक्ति, मतलब असलियत रिपोर्ट्स हमने अब तक नहीं आई है। मामला हर बार सीबीआई को तुरंत टेक ओवर करा दिया जाता है कि भाई सीबीआई, अब हमें लगता है कि भाई सीबीआई बड़ी एजेंसी है, सीबीआई कुछ कर सकती है, लेकिन माफी चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता आमिर ना कि सीबीआई यहाँ पे कुछ सफलता पा रही है। और हर साल वही स्कैम हो रहा है। 2024 में एक और स्कैम हुआ उसके बाद। बिल्कुल, पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट में यूपी में हुआ एक बहुत ही भयंकर स्कैम। मतलब 48 लाख एप्लीकेंट्स थे उस एग्जामिनेशन में। पेपर जो है वो पूरी तरह से लीक कर दिया गया, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंच गया। गवर्नमेंट ने एग्जाम कैंसिल करा दिया। एसटीएफ ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने प्रिंटिंग प्रेस, लॉजिस्टिक्स रूट और साथ ही साथ इंटर स्टेट सिंडिकेट्स तक की जांच शुरू की, लेकिन वो जांच आगे कहां पहुंची इसके बारे में वो नहीं पता किसी को। बिल्कुल, बस दिक्कत यही है। इसलिए ना कहते हैं कि भाई जो सिंडिकेट्स काम कर रहा है, जो ये गैंग पीछे काम कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं अवेयर हैं इन चीजों से कि हमें बचना है। बिल्कुल। अब मैं अगर आपको आगे का जो प्रोविजंस आपने बताया ना कि 2024 में आई थिंक आया था लॉ इससे रिलेटेड कुछ, 2024 में लॉ आया था। हाँ। लेकिन उस लॉ को डिस्कस करने से पहले हम आखिरी पेपर लीक डिस्कस करते हैं, जो कि 2026 का नीट पेपर अभी जो हाल में चल रहा है, हाँ। जिसकी वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है। पूरे देश को परेशान कर रखा है इसने। और ये प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि इसके जो गेस्ट पेपर्स है, यानी कि जो पेपर जिनसे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जो सोल्यूशन पेपर्स होते हैं, वो एक्चुअल पेपर से मैच कर गए। अब इसलिए आपने सही कहा कि मैच कर दिया, गेस्ट पेपर है वो एक्चुअल पेपर से मैच किया। मैं बताऊं कि रिपोर्ट्स आई हैं, मैं उनको देख रहा था कि 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन उससे, जो एक्चुअल पेपर है उससे मैच कर रहे थे। तो आज समझिए कि नीट का एक क्वेश्चन पे, सही क्वेश्चन पे आंसर मार्किंग पे 4 नंबर मिलता है। तो 4 into 100 मतलब 400 नंबर आपको एक स्टूडेंट को मिल गया, एडमिशन हो गया, आप ऑलरेडी क्वालिफाइंग से ऊपर जा चुके हैं। बिल्कुल। तो समझिए कितना बड़ा स्कैम है ये। और मल्टी स्टेट सर्कुलेशन होती है, राजस्थान में एसओजी इन्वेस्टिगेशन होती है, सीबीआई ये मामला फिर टेक ओवर कर लेता है। यही सबसे बड़ा कष्ट है कि बार बार सीबीआई को लाया जाता है। मतलब सीबीआई और कंडक्टिंग बॉडी जो एग्जामिनेशन है वो पैरेलल चल रही है, और दोनों को पैरेलल जो है असफलता मिल रही है। सबसे बड़ी बात ये है, और दोनों के बीच से ये जो नेक्सस होके गुजर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, वो इनसे आगे है। और नेक्सस जो है वो व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज रहा है, हार्ड कॉपी सर्कुलेट करा रहा है, कोरियर तक से भेज रहा है, और टेलीग्राम का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो अब काफी फेमस हो गया है, सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ फैला हुआ है।
अब ये एजेंसीज जो हैं ये एक ऑर्गेनाइज्ड साइबर एनेबल्ड क्राइम के रूप में काम कर रही हैं यहाँ पर। ये लीक मशीन जो है ये काम कैसे करती है? अब देखिए, जो ये लीक मैकेनिज्म है, ये इसका लगभग पैटर्न सिमिलर रहा है जो भी है। अगर पिछले 10-12 साल का आंकड़ा हम निकाल लें, जो भी पेपर लीक्स हुए हैं उनमें जो भी इनका वो पैटर्न रहा है ना, वो काफी सिमिलर रहा है, एक जैसा। अब इसमें कुछ है भी नहीं कुछ करने जैसा ना, कि भाई वो क्या करेंगे इसमें, कि मतलब कोई रूट तो चेंज होता नहीं है कि भाई यहाँ से वहां जाना है। तो इसमें से सीधी सी बात होती है कि जहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है वहां से एक गैंग बैठता है, वहां से वो क्वेश्चन पेपर्स को निकालता है, फिर वो गैंग आगे जाके सर्कुलेट कर देता है। सीधी सी बात, वो सॉल्वर नेटवर्क को भेजेगा। हाँ, वो नेटवर्क, वो तो बात हो गई ना, नेटवर्क को भेजा, फिर नेटवर्क ने आगे सर्कुलेट आंसर सहित कर दिया हो गया। बिल्कुल। और इसी तरह से हवाला से, क्रिप्टो से, आजकल क्रिप्टो से पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। अब मतलब आप समझिए, ये पेपर लीक का क्राइम तो यहाँ तक क्राइम हो गया, लेकिन अब ये क्राइम कितना बढ़ता है, इंटरनेशनल क्राइम बन चुका है। क्योंकि भाई आपने सही कहा, हवाला जो है क्रिप्टो कॉइन्स यूज किए जा रहे हैं इसमें। तो समझिए कि मतलब इसमें कितनी बड़ी एजेंसियों को इन्वॉल्व होने की जरूरत है, कितने बड़े मैकेनिज्म को यहाँ पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। अब हम आते हैं वो 2024 का जो कानून था, जो ये बताता है कि कैसे ये चीटिंग को हम रोकेंगे और चीटिंग पे क्या सजा मिलेगी। इस कानून का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। भारत का पहला डेडिकेटेड एंटी पेपर लीक लॉ। ये लागू हुआ था 21 जून 2024 को, और इसमें एग्जाम्स कवर्ड थे यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, बैंकिंग और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सारे एग्जामिनेशंस, यानी एनटीए के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें नीट भी आता है, सेंट्रल रिक्रूटमेंट टेस्ट भी इसमें आते थे। अब ये जो है, इसमें की प्रोविजंस हैं इंडिविजुअल के लिए। अगर मान लीजिए चीटिंग करता हुआ कोई बच्चा पाया जाता है तो उसको 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। यही, ये ना मुझे थोड़ा सा यहीं पे तो मैं हिचकिचाता हूँ इस कानून को डिस्कस करने में, या फिर इस कानून को जो नहीं जानता मुझसे कुछ पूछता है तो मैं बताने में हिचकिचाता इसलिए हूँ कि भाई इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, इतने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। अगर ऐसा कुछ होता है और उसके लिए सजा कितनी है, मात्र 3 से 5 साल। मतलब यहाँ पे तो अगर और बीएनएस के वो देख लिया जाए उठा के, तो उसमें भी मैक्सिमम सजा 7 साल की होती है। लेकिन यहाँ पर इतने बड़े क्राइम के लिए केवल 3 से 5 साल की सजा हो रही है। उसमें से भी आपको पता ही होगा कितने लोग उस कन्विक्ट होते हैं, कितने लोगों को पूरी सजा नहीं मिलती है। बिल्कुल। और जिस बच्चे ने पेपर 50 लाख में खरीदा है उसके लिए 10 लाख रुपए का फाइन, क्या एक्चुअली में कोई फाइन है? कोई नहीं भाई। मतलब आपका दिमाग तो क्लियर है ना कि 50 लाख इधर दो, 10 लाख उधर दो। बिल्कुल। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर आप कर रहे हैं, इसी लॉ के थ्रू अगर आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 5 से 10 साल तक की जेल हो सकती है और 1 करोड़ रुपए का फाइन देना पड़ सकता है कम से कम। अब यहाँ फाइन थोड़ा सा फिर भी बेहतर हुआ है, सजा फिर भी ज्यादा हुई है। लेकिन सजा को देखिए आप ना, मतलब 5 से 10 साल का क्या सजा है। अब एक मेरे मन में सवाल आता है कि मैं जब इस पूरे पॉडकास्ट से पहले जब मैं सोच रहा था, मैंने आपसे भी डिस्कस किया कि हम इसको थोड़ा सा ना स्टूडेंट्स के भविष्य को, नेता के भविष्य को, दोनों को थोड़ा कंपेयर करें, तब हमें कष्ट होता है कि यार कितना अनफेयर हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, मतलब एक कैंडिडेट के साथ। आप समझिए, आपको मतलब पुराने, आपने पहले कहीं सुना होगा कि जब बैलेट से पेपर कराए जाते थे या पंचायत चुनाव जो भी कराए जाते थे, उनमें लोग जाके स्याही डाल देते थे, पानी डाल देते थे, मतलब कुछ भंग करते थे चुनाव जाके। तब भाई वो अभी तक जो क्राइम किया है वो आज तक मुकदमे लड़ रहे हैं लोग। बिल्कुल। जो बड़े बुजुर्ग हैं आज तक मुकदमे लड़ रहे हैं, लोगों को सजा, इलेक्शन कराने का तरीका ही बदल दिया गया, पूरा मैकेनिज्म बदल दिया गया। आप मतलब जब से 15 कितने सालों से आप वोट कर रहे हैं, 6-7 सालों से, मतलब कितने सालों से आप जान रहे हैं, मतलब हम 10-11-15 साल के हो गए थे तब से हमें पता है कि वोटिंग हो रही है। कहाँ आपने सुना कि चुनाव में धांधली हो गई हो? मतलब 5 साल के लिए जो व्यक्ति चुना जा रहा है, एक नेता अगर 5 साल के लिए एमपी एमएलए बन रहा है तो उसके चुनाव की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से सिक्योर है, और जबकि वो पब्लिकली की जा रही है, वो पोलिंग बूथ पे किया जा रहा है। लेकिन कितना दुनिया भर की सीआरपीएफ लगा दी जा रही है, बीएसएफ पूरी बटालियन आ जा रही है, पूरी स्टेट पुलिस लग जा रही है, मतलब पूरा सेंट्रल स्टेट मैकेनिज्म साथ मिलकर काम कर रहा है। और यहाँ किसी बच्चे का पूरा भविष्य, मतलब वो जब तक जिंदा रहेगा, अगले 60 साल तक, 70 साल तक तब करेगा, उसका परिवार उससे जुड़ा हुआ है, उसका भविष्य का परिवार उससे जुड़ा हुआ है, और उसके साथ इतना खिलवाड़ हो जा रहा है कि एग्जाम के साथ इतना खिलवाड़ हो जा रहा है। लेकिन एक 5 साल के लिए चुने जाने नेता के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं, उसके चुनाव की जो तैयारी है पूरी तरीके से सिक्योर है। बिल्कुल। तो ये मतलब मैं मतलब तब समझ में आता है कि ये ना डेमोक्रेटिकल इफेक्ट है। ये यहाँ हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इफेक्ट होगी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि बिल्कुल यही बच्चे तो जाके आगे नेता बनेंगे, यही तो आगे जाके हमारी जो है प्रतिनिधित्व करेंगे। सही बात है ये।
और यहाँ पे एक हम बात करते हैं कि हर मेजर केस में एक सिमिलर पैटर्न फॉलो किया जाता है। एफआईआर होती है, एसटीएफ जो है वो जांच करती है, सीबीआई उसको टेक ओवर कर लेती है, फॉरेंसिक वैलिडेशन हो जाएगा, फॉरेंसिक वैलिडेशन हो जाएगा, ईडी जो है उसमें कोई मनी ट्रेल ढूंढ के निकाल देगा, चार्जशीट फाइल करने में काफी साल लग जाएंगे, ट्रायल आते आते लोग मामले को भूल चुके होंगे। उल्टे कई लोग उसमें से जो है जो बन चुके होंगे वो रिटायरमेंट के करीब आ रहे होंगे, ट्रायल खत्म होते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है, आप समझते हैं, एज वैलिडेशन को लेके आती है, एज एलिजिबिलिटी को लेके आती है। आप समझिए अगर कोई बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मतलब आप यूपीएसआई के लिए लीजिए, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मतलब अगर समझिए उसमें 28 साल की वो है बाध्यता है उम्र की, और एक कैंडिडेट है वो 26-27 साल का है, वो दे रहा है अपना आखिरी एग्जाम समझ के कि भाई मैं दे रहा हूँ, उसकी पूरी तैयारी है। अब उस 27 साल के पता नहीं कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे 26 साल के जो अपने आखिरी पड़ाव पर होंगे कि भाई 28 साल के बाद तो हम उम्र से बाहर हो जाएंगे, तो अभी दे देते हैं। अब वो पेपर लीक हो जाता है तो समझिए फिर, अब भाई अब मैं आंकड़ा पहले ही बताया ना आपको कि 80 पेपर लीक्स में एलिगेशन लगे, 89 में जो है केस दर्ज किए गए, उनमें से मात्र 48 में दोबारा रीएग्जामिनेशन कराया गया। तो अगर उस एग्जाम का रीएग्जामिनेशन 5-6 महीने के दौरान नहीं कराया गया, और होता भी नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिला है कभी, होंगे मतलब 1-2 एग्जाम्पल्स, मैं उनको कंसिडर भी नहीं करता, 100 में से 1 को क्यों कंसिडर करूँगा। तो अब उसके भविष्य के साथ खेला गया, वो बेचारा, वो उसका कितना बड़ा सपना टूटा कि वो अब 28 के बाद तो उसमें बैठ नहीं सकता, 27 में ही पेपर लीक हो गया। तो जो सबसे बड़ा तबका है वो ये एज ग्रुप को लेकर जो ना एज एलिजिबिलिटी वाला तबका है वो परेशान है इससे। और पता नहीं कितने मामले ऐसे सामने आए हैं, मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं, ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ऐसे टीचर्स को लेकर, यूपी पुलिस को लेकर, यूपीएसआई को लेकर, जिसमें कई मतलब चैलेंज किया गया है काफी, लेकिन कुछ उसका हल नहीं निकल पाया। भाई पेपर लीक तो इस ईयर में हुआ, तो अब वो बच्चा कहाँ जाएगा? आपने ठीक है, आपने सीबीआई ने जांच की, पकड़ लिया, ठीक है सब कुछ, लेकिन उस बच्चे के भविष्य का आप क्या किए? उस बच्चे को आप जो है एलिजिबिलिटी तो बढ़ा नहीं देंगे, और एलिजिबिलिटी अगर आप जा रहे हैं बढ़ाने, तब तो आप पूरा सिस्टम इफेक्ट कर दे रहे हैं। बिल्कुल, मतलब भाई कोई रूल होता है ना, 35 साल के कैंडिडेट को थोड़ी आप आर्मी में भेज देंगे। बिल्कुल। और इससे हम आते हैं एक बहुत बड़े सवाल पे। सवाल ये है कि इतने कानून, इतनी एजेंसियों के बावजूद ये लीक्स आखिर रुकते क्यों नहीं? क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, अब इसमें कुछ रूट कॉज हैं, जैसे एक्सट्रीम कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसके साथ लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब है, कोचिंग माफियाज का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो कोचिंग माफियाज का भी चल रहा है, करप्शन चल रहा है, साथ साथ में अकाउंटेबिलिटी का कोई मतलब खेल ही नहीं है यहाँ पे, अकाउंटेबिलिटी किसी से आप पहले जो हमने चर्चा की, ट्रायल्स में जो डिले हो रहे हैं उसके कारण हो रहे हैं, और पॉलिटिकल नेक्सस तो है ही साथ में। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा तो यही है। एलिगेशन वहां पे मैं बता रहा हूँ ना, एलिगेशन नहीं है, ये फैक्ट है। बिल्कुल। और भारत में पेपर लीक अब सिर्फ एग्जामिनेशन मैल प्रैक्टिस नहीं रह गया है, ये एक इंस्टीट्यूशनल करप्शन बन गया है, साइबर क्राइम बन गया है, ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट बन गया है, बिल्कुल, रिक्रूटमेंट फ्रॉड तो है ही है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी पे सवाल उठाता है, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स अगर एक एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं और एक के पास एक अनफेयर एडवांटेज है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी के खिलाफ है और ये नेशनल क्राइसिस है। हाँ, क्योंकि जब लाखों स्टूडेंट सालों की मेहनत करते हैं और उसी मेहनत को कुछ लोग पैसे के जरिए सिस्टम से खरीद लेते हैं, तब सिर्फ एग्जाम नहीं टूटता बल्कि देश के लाखों बच्चों का सपना टूटता है और पूरा मेरिट सिस्टम खत्म हो, बिल्कुल सब कुछ अफेक्ट होता है एक साथ। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए, ये जो नया 2024 का कानून है इसको और मजबूत किया जाए, इसको अच्छे से अपनाया जाए, और सीबीआई और ईडी जैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है वो अपना काम अच्छे से करें। हाँ, जो सबसे बड़ी मांग है और जो सबसे बड़ा चेंज है वो आना चाहिए, जो भी ये एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज हैं इनके फ्रेमिंग में पूरा बदलाव होना चाहिए, मतलब ऊपर से नीचे तक इनकी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि इनमें कौन कौन घुसा है, किसका किसका नेक्सस काम कर रहा है, किसका नेटवर्क काम कर रहा है, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। भाई सालों से अगर कोई काम होता आ रहा है तो उसमें बड़ी बदलाव की होने की जरूरत है। अब यहाँ बड़ा मुद्दा आता है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। हम आपके थॉट्स, आपकी सोच, आपके विचार जानने के लिए बहुत उत्सुक है। हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, और बने रहिए लाइव लॉ के साथ ऐसे ही और कवरेजेस के लिए, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। आप सभी का धन्यवाद हम सबसे जुड़ने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।